तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है वो मेरे दिल के बहुत करीब है कि बच्चों का साहित्य गुम हो रहा है, खत्म हो रहा है। हम जब छोटे थे तो हमारे पास बहुत सारी पत्रिकाएं थीं, बहुत सारी कहानियां थीं, बहुत सारे किस्से थे। इसके अलावा दूसरी बात थी कि हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जो हमें किस्से कहानियां सुनाते थे। तो हमारे संयुक्त परिवार जब टूटे, हम छोटे-छोटे परिवारों में रहने लगे। हम अपने गांव कस्बों से उठकर इन महानगरों में आ गए, जहां पर बहुत सारे लोग हम गांव में कस्बों में कभी काका के रूप में, कभी दादा के रूप में, कभी बाजू के वाली दादी के रूप में, नानी के रूप में कुछ लोग हमें ऐसे मिलते थे जो किस्से कहानियां सुनाते थे और जिनसे बहुत सी सारी चीजें बनती थी। बच्चे के लिए किस्से कहानियां सिर्फ समय पास करना या मनोरंजन नहीं होता, उसके अंदर एक संवेदनशीलता का विकास करता है, रचनात्मकता का विकास करता है, कल्पनाशीलता का भी विकास करता है। संयुक्त परिवारों की जगह हम एकल परिवारों में आ गए। उन मोहल्लों से उठकर, उन कस्बों से उठकर हम अपार्टमेंट्स में आ गए और हमारे हाथ से पत्रिकाएं खत्म हो गई, छिन गई, साहित्य खत्म हो गया और एक डिजिटल दुनिया की शुरुआत में हमारे हाथ में मोबाइल दे दिया गया और टैब और दूसरी चीजों के साथ हम अपनी जिंदगी जीने लगे। तो इसका जो क्या प्रभाव है, आज हम कुछ बातें कहते हैं, मैं इसमें बात कम ही रखूंगा। यानी आज जो हम बात कहते हैं कि समाज संवेदनहीन हो रहा है, रचनात्मकता कम हो रही है, मर्यादा कम हो रही है, ये सारी चीजें साहित्य के साथ साथ बच्चों को मिलती थी और वे धीरे धीरे पनपती थी। तो इस तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंकज जी हैं, जिन्होंने एक लंबे समय अपना जीवन का इस क्षेत्र में दिया है। उनसे हम लंबी बात करेंगे। धनंजय जी हैं जो आप कवि हैं और पुणे से हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पंकज जी से बात करूंगा। पंकज जी, पहली बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे विषय में, इस पूरी स्थिति में, जब स्टॉल से बच्चों का साहित्य खत्म है, किताबें खत्म है, किस्से कहानियां के लिए दादा नाना नानी ये सब खत्म है, उनके हाथ में सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो इस पूरे माहौल को, इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? हुआ ये कि 1990 के बाद वैश्वीकरण के साथ में हमारे पास में पूंजी बढ़ी। पूंजी बढ़ने के बाद में एक बार की लोगों को लगने लगा कि हम बहुत व्यावहारिक हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए। प्रैक्टिकल हो जाए यानी मेरे बचपन में यदि मैं हरे रंग की भैंस का चित्र बना देता था, केवल सींग होते थे, 3 टांग खड़ी होती थी, एक बैठी होती थी और हम बोलते थे ये भैंस है। तो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, हमारे साथ के बच्चे खुश होते थे। तो कहते थे जे देखो हरे कलर की भैंस भी आए, ऐसा थोड़ा ही काली है। यदि आज आपने सफेद रंग का कौवा बना दिया तो आपको मुर्गा बना दिया जाएगा। हम बहुत व्यावहारिक होने लगे और उसका परिणाम देखिए, हम आज उस समाज में आ गए कि एक आभासी दुनिया है एक्स की, जिसको पहले ट्विटर कहते थे। मैं अभी एक घटना बता रहा हूं आपको। उसमें एक कोई बीमारी नहीं आई, गुरु कर क्या है कुछ। अब मैं देख रहा हूं देश का बड़ा बड़ा लेखक, बड़ा बड़ा पत्रकार, जिसको श्रेष्ठतम अवार्ड मिल चुके हैं, वो खुद अपना उसमें डाल रहा है और उससे पूछ रहा है मैं कौन हूं। फिर वो बताता है, फिर वो पब्लिक को शेयर करता, देखा इसने बता दिया। अरे मैं कौन हूं, इसके जानने के लिए मुझे एक आभासी दुनिया की एक ऐसी मशीन की जरूरत क्यों है। मेरे मित्र को मैं बता सकूं कि मैं यार लेखक हूं, मैंने लिखा है, मैं ये करता हूं। इसके लिए मैं प्रामाणिकता किसकी चाह रहा हूं? एलन मस्क की। मेरे को मेरे परिवार की प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है, मेरे भाई बहन की जरूरत नहीं है, एक मशीन की जरूरत है। हुआ है कि शिक्षा एक मशीन बनी। जब रशिया में जारशाही खत्म हुई और कम्युनिस्ट शासन आया, तो वहां पर बोला गया 1920 के आसपास कि जितनी भी ये फेरी टेल्स हैं या इस टाइप की कहानियां, इन सबको बंद कर दो, वी नीड द साइंस। 3 साल बाद ही वहां के साइंटिस्ट ने बताया कि जब हम बहुत सारी रियलिस्टिक स्टोरीज की बात कर रहे हैं तो उसके कारण बच्चे की क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। और विज्ञान की थ्योरी यही है कि पहले हम एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना करते हैं, फिर हाइपोथेसिस के परिकल्पना के साथ में प्रयोग करते हैं,
वो प्रयोग के बाद जो परिणाम आता है तो बोलते कोई मेरी हाइपोथेसिस सही थी या नहीं थी। अब हाइपोथेसिस के लिए तो आपको कल्पना चाहिए, कल्पना कहां से आएगी? आप खुद देखो कि हमारे आपके बच्चों ने कितने दिनों में आसमान में देखकर ये नहीं देखा कि देखो बादल के रूप में हाथी जा रहा है। जी आप देखो कि हमारे बच्चों ने ये बताना भूल गए कि मेरे घर की पौधे में आज पहला बैंगन का फूल हुआ, जी या कबूतर के अंडे में से 4 अंडे थे, उसमें से 2 से ही बच्चे निकले। हम ये जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन थे, इनको हमने करना बंद किया। अब इसका पूरा प्रभाव किस पे पड़ा? बाजार पे, क्योंकि 90 के बाद हम बाजार हो गए। जी जैसे दिल्ली में पहले रेड लाइन बस चलती थी, दिलीप भाई को याद होगा कॉलेज के समय में जब चढ़ते थे तो उस समय क्या होता था, आप सवारी होते थे 1.5 रुपए की, यानी कंडक्टर कहता था आगे बढ़, खूब जगह 1.5 रुपए हो तुम, उसके ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं है। तो भूमंडलीकरण ने इंसान की कीमत तय कर दी, 1.5 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए। तो उसमें क्या हुआ, अब बाल पत्रिकाओं के साथ दुर्भाग्य यह है, बाल साहित्य के बारे में दुर्भाग्य यह है, या बच्चों से जुड़ी हुई सब चीजों के बारे में दुर्भाग्य यह है कि बच्चा उसका उपभोक्ता तो है, कंज्यूमर तो है, लेकिन उसका बायर नहीं है। वो क्या पढ़ेगा, वो क्या नहीं पढ़ेगा, ये डिसाइड कौन करता है? पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी, या कुछ ब्यूरोक्रेट्स। जी तो पंकज जी, हम दिलीप जी के पास जाते हैं और उनसे एक बात समझेंगे, कोशिश करेंगे। दिलीप जी, पहले जब मेरी माँ मुझे खाना खिलाती थी तो कुछ ना कुछ कहानी किस्से सुनाती थी और खाना खिलाती रहती थी। अब मेरी बहन अपने बच्चे के लिए खाना लेके आई कुछ दिन पहले और उसके खाने में एक मोबाइल भी रखा था उसी प्लेट में। हम कहा ये क्या है? कि ये मोबाइल देखता जाएगा, खाना खाता जाएगा। तो अब जो किस्से कहानियां हमारे बुजुर्ग हमें सुनाते थे वो अब अलग हो गए। मोबाइल है, बच्चे के पास लैपटॉप है, टैब है, उसके हाथ में साहित्य नहीं है। तो ये जो बच्चों का विकास हो रहा है हाथ में मोबाइल लेके, टैब लेके, कंप्यूटर से, डोरेमोन के जरिए, ये बच्चों को कहाँ ले जाएगा? आप इसको किस तरह से देखते हैं दिलीप जी? आपका माइक बंद है दिलीप जी। सॉरी, अब मैं जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ ओके। जी सर। नहीं, बिल्कुल सही कह पा रहे हैं। और ये जो दृश्य आपने बताया, ये हम में से बहुत सारे लोग अपने घर में, अड़ोस पड़ोस में ये देखते होंगे कि जहाँ माता पिता जो है बच्चों का मनुहार करके, दुलार करके, और उनको भोजन कराने की बजाय, या वो चूंकि बच्चों का स्वभाव ऐसा होता है, वो भटकता है, ध्यान यहाँ वहाँ जाता है, उनके लिए खाना जरूरी। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि बंदर का बच्चा अगर खाना है तो खाए बगैर नहीं मरेगा, तो फिर भी आदमी का बच्चा है, क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन माँ बाप उनका अपना लाड़ प्यार, वो परेशान होते हैं, खिलाने की कोशिश करते हैं, और जब उनका धैर्य जवाब दिया जाता है तो वो फोन पकड़ा के अपनी जिम्मेदारियों से वो दूर हटने की कोशिश करते हैं। और कोई है नहीं, सीधा सीधा यही माजरा है, यही मामला है। अब आप मैं पंकज भाई की बात को ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बाल साहित्य के पीछे जो एक बड़ी चिंता व्यक्त की कि बच्चे तय नहीं करते कि वो क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो, लेकिन उन्हें क्या पढ़ना है वे तय नहीं करते। और एक और इसमें चीज छुपी हुई है कि अमूमन, इनफैक्ट मोस्टली, बच्चों का साहित्य भी बच्चे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, लिख तो बड़े रहे हैं, बच्चों का साहित्य कोई बच्चा कहाँ लिख पा रहा है? बहुत कम, दो चार बहुत प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे होंगे जो अपने उम्र के बच्चों के लिए साहित्य लिख रहे होंगे, तो बहुत दुर्लभ सी स्थिति है। हर दौर में आलोक जी, जब समाज में सामाजिक समस्याएं पनपती हैं तो समाज साहित्य की ओर झांकता ताकता है, समाधान ढूंढने के लिए झांकता ताकता है। हम बात करें अगर अपने नानी की, अपने दादी की, उस समय की सारी कहानियों को मैं अभी के लिए प्रासंगिक और सही नहीं मानता। आज के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। मैं उस समय के, उस दौर की आवश्यकता थी। बच्चों के अंदर इस समय जो कल्पनाशीलता है वो अलग लेवल की कल्पनाशीलता है, अलग लेवल की क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है। उस समय की कल्पनाशीलता की जो आवश्यकता रही होगी, उसे ध्यान में रख के जो कहानियां उस समय के लोग बुनते रहे होंगे, उन कहानियों ने बच्चों को फैंटेसी लैंड में रखा। उनको हमेशा जो है, और मोटा मोटा 4-5 तरह की कहानियां वो बुनते थे। मतलब एक तो ये कि भाई
राजकुमार है, घोड़े पे सवार है, वो आता है, आखिरी में क्या होता है, या तो उसको राजकुमारी मिल जाती है या उसको खजाना मिल जाता है, इस तरह की कहानी। या कोई भूत प्रेत चुड़ैल है और उसकी कहानी आखिर में खत्म होती है, एक सुखांत सी कहानी होती है। बच्चा उसको देख के उसका विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है कि चाहे कुछ हो जाए, अच्छाई की जीत तो होती रहेगी। और गाहे बगाहे दशहरा में और तमाम जो त्योहार है, इसमें भी ये बातें सुनता रहता है। ये बहुत लिमिटेड वैल्यू सिस्टम का हिस्सा तो है, ये बहुत जरूरी हिस्सा है, बट ये लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू उस समय की कहानियां कैरी करते हुए चलती थी। और सभी कहानियों के आखिर में वो संदेश क्या है इस कहानी का, ये बोझ लेकर कहानियां बढ़ती थी, पनपती थी। आज के दौर को देखिए आप, आज के दौर की आवश्यकताएं अलग हैं। आज के दौर की बच्चों के समाज के संदर्भ में अगर कहूं, बच्चों की दुनिया के संदर्भ में उनकी चिंताएं अलग हैं। आज के दौर में बच्चों को तो ये बताने की जरूरत है कि असली दोस्त मोबाइल फोन नहीं है। घर के दहलीज के बाहर तुम्हारी जो गली है, घर या गली से लगा हुआ जो पार्क है, उस पार्क में असली दोस्त मिलेगा। हम क्या करें, मोबाइल फोन पकड़ा दे रहे हैं। बच्चे को एहसास बचपन से इस बात का हो रहा है कि दोस्त बाहर वाला नहीं, ये मोबाइल फोन असली दोस्त है, मुझे इसके साथ ज्यादा समय बिताना है। और वो बिताने लगता है तो टेनिस एल्बो से लेकर के आंखों पे चश्मे तक की तमाम समस्याओं को लेकर माँ बाप ही डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। तो उस समय का समाज जो है, उस समय की समाज बच्चों की दुनिया को लेकर आवश्यक जो संदेश होते हैं उनको लेकर कहानियां गढ़ता था। आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज का जो समाज है, मैं बच्चों की दुनिया के संदर्भ में कह रहा हूं, आज के समाज में लिखने पढ़ने वाले लोग, खास तौर से हिंदी पट्टी की मैं बात करूं, अगर हिंदी में आजकल जिस तरह की आवश्यकता है, जिस तरह के संदेशों की आवश्यकता है, जिस तरह के कहानियों में जिस तरह के लेसन्स की जरूरत है, उसको ध्यान में रख के बहुत सीमित रचा गढ़ा जा रहा है। लिहाजा, और एक तो ये एक मोर्चा तो ये है जहां पे कमी है। दूसरा मोर्चा ये कि जिस तरह की न्यूक्लियर सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वैसी न्यूक्लियर सोसाइटी में अब दादी नानी है ही नहीं बच्चे के पास कहानी सुनाने के लिए। और मम्मी या पापा में से कोई एक तो 100% नौकरी करता है। मम्मी के पास, अगर मम्मी घर पे है तो उनके पास जो है धैर्य का अभाव है, धीरज का अभाव है। क्यों? पिता की अनुपस्थिति, घर का काम काज या जो भी चिंताएं हैं, उन चिंताओं में उलझ के उनका धैर्य जवाब दिया था, बच्चों को कहानी नहीं सुनाने वाली। वो फोन पकड़ा के, बहुत आसान सोल्यूशन है, फोन पकड़ा के अपनी जिम्मेदारियों से इतुषी कर लेती हैं। अब वो दिलीप जी, बच्चा जब बड़ा होता है, वो बच्चा जो समय, है ना, दिलीप जी जी समय सॉरी, कम है, मेरे पास सवाल हाँ ज्यादा, इसलिए मैं आप लोगों से जी बार जी, बार प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी आऊंगा आप बड़ा लोगों के रोचक पास विषय सवाल भाई साहब, लेके। तो इसमें तो चलता रहेगा, आप रोकते रहिएगा, टोकते रहिएगा। मैं आप लोगों से सवाल ज्यादा पूछना चाहता हूँ। धनंजय जी, अपन लोग कम कम बात करेंगे क्योंकि मैं सवाल ज्यादा पूछना चाहता हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि साहित्य बच्चों के लिए लोकप्रिय रहा नहीं, इसलिए उनको मजा ही नहीं आ रहा है साहित्य में, इसलिए आपका साहित्य कम हो रहा है। आप जो लिख रहे हैं वो बच्चों को उसमें मजा नहीं आ रहा है आपके लेखन में, कहिए। सर असली बात क्या है लालू जी, कि बच्चों की कहानियां और बच्चों के लिए कहानियां, इनमें बड़ा फर्क है। बच्चों के लिए कहानियां बहुत है, पर बच्चों की कहानियां नहीं है। हम सही मायनों में बाल सुलभ मन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम बड़े लिख रहे हैं कि बच्चे क्या पढ़ेंगे। हम ये सोचते नहीं है कि जब एक कहानी में शेर और खरगोश में जब खरगोश जीतता है और शेर हारता है तो बच्चा खुश क्यों होता है। वो शेर हम हैं, इससे वो हरा रहा है। वीडियो गेम में जब वो बच्चा गोली मारता है किसी बाहरी जीव को और खुश होता है, तो वो बाहरी जीव आप हो, जो बच्चों को अपने निर्देशन में डालना चाहते हो। यूनेस्को की रिपोर्ट ये बोलती है, आज 4 में से 1 बच्चा सिर्फ बाहर खेलने जाता है ग्राउंड पर, 3 बच्चे घर पे रहते हैं। आपने बच्चों के लिए घरों को जेल बना दिया है। बच्चों पर दोषारोपण मत करिए, बाल सुलभ मन को समझने की कोशिश करिए कि लकड़ी के काठा काठी पे घोड़ा में ऐसा क्या है जो बच्चा गाता फिरता है। जी धनंजय जी, हम समय के आपके पास आएंगे, अनुसार हम आपके पास अगले राउंड में फिर आएंगे। पंकज जी, हम आपसे एक बात समझना चाहते हैं, मेरी बड़ी दुविधा है, आप लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं, मेरे पास सवाल ज्यादा है। पंकज जी, ये मुर्गी अंडा वाला खेल हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अच्छी पत्रिकाएं नहीं मिल रही हैं, अच्छा साहित्य नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। पब्लिशिंग हाउस वाले कह रहे हैं कि कोई खरीदार नहीं है, इसलिए हम अच्छी पत्रिकाएं हमने पब्लिश करना बंद कर दिया, बच्चों का साहित्य करना बंद कर दिया। मसला क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आता। वो कहते हैं बिक नहीं रही इसलिए हम पब्लिश नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम लोग को मिल ही नहीं रही। जी पंकज जी। देखिए, पब्लिशिंग ऑफ कोर्स एक बिजनेस है। यदि किसी को फायदा होगा तो कोई भी ऐसा बेवकूफ नहीं होगा भारतीय के धंधे को बंद कर दे। एक चीज। दूसरा चीज है कि ये
जो बाल साहित्य का बदलता जो ट्रेंड है उस पर एक बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। जो दिलीप भाई ने बीज बोया है उसको हम एक बहुत लंबे ले जा सकते हैं, फिलहाल उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है क्या कि फिर मैं उसी में आ रहा हूँ भूमंडलीकरण और के व्यावसायीकरण पर। हम लोगों ने 90 से पहले हमारे पास में हमारे घर के अंदर भोजन के अलावा एक्स्ट्रा कंज्यूमर आइटम हार्डली 5 आते थे। अब मेरे और आपके घर में औसतन केवल नहाने धोने, शैम्पू, बर्तन मांजने से लेकर 11 किस्म के तो डिटर्जेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब एक उपभोक्ता के पास में सीमित पैसा है, अब कंपनी जो है उसको लगता है कि मैंने एक मैगजीन छापी जिसका 70% प्रोडक्शन रेट तो है, लेकिन वो तभी फायदे का सौदा होगी जब उसमें ज्यादा विज्ञापन मिले। अब उस पे विज्ञापन देने वाले कम इसलिए हो गए, उनको लगता है कि तो बच्चों की मैगजीन है, बच्चा विज्ञापन देख के खुद तो खरीद नहीं सकता है। तो बच्चों की जो कंज्यूमरिज्म था, जो उसका उपभोक्तावाद था, उसका इस्तेमाल बड़ी कंपनियों ने बॉर्नवीटा, बिस्किट, चॉकलेट उसमें कर दिया। तो आपका जो जेब से उनको पैसा घसीटना है, वो पत्रिका की जगह बच्चे को दिखा के रसना का जूस या कोल्ड ड्रिंक, उससे वो ज्यादा पैसा बना रहे हैं। तो ये, और देखिए आपको ये बताऊं कि जैसे कि मैं नाम लेके बता रहा हूँ कि नंदन के पूर्व संपादक में डिपार्टमेंट थे अनिल जायसवाल, उन्होंने 3 साल पहले एक डिजिटल मैगजीन शुरू की, बोले चलो प्रिंटिंग खतरे में। अब हुआ यह कि मैं उनको चेतावनी दे चुका था, लेकिन ये हुआ कि उनकी जो पत्रिका के खरीदार बच्चे तो थे ही नहीं, बाल साहित्य के लेखक ही थे। तो बाल साहित्य के लेखक भी ऐसे थे कि वो 500 रुपए साल भी देने को तैयार नहीं थे, बेचारे को अपनी मैगजीन को बंद करना पड़ा। देखिए कोई भी आदमी जब तक व्यावसायिक फायदा नहीं होगा तो नहीं शुरू करेगा, धर्मार्थ काम करना नहीं है उसको। तीसरी चीज क्या हुई कि बच्चों की रीडिंग हैबिट में बदलाव आया है, ये आपको मानना पड़ेगा। देखिए क्या था कि 1 मिनट ज्यादा जरूर होगा, जिस चिल्ड्रन लिटरेचर की दिलीप भाई बात कर रहे थे, हमारी मानी दादी, हम सब लोगों के यहाँ बाल साहित्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हम लोगों के यहाँ बाल साहित्य के रूप में हितोपदेश और पंचतंत्र थे, उससे जुड़ी कहानियां थी, उसके बाद पुराण से उससे के आख्यान थे। होता यह था कि वो जितनी कहानियां थी वो एक राजा के लड़के को शासन कैसा करे उसको सिखाने की बोध कथाएं थी। जब वर्ल्ड में चिल्ड्रन लिटरेचर का चर्चा हुआ तो हम लोगों ने शुरुआत में उन कहानी को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन साइमल्टेनियसली इरिलेवेंट होती चली गई। फिर चंपू कहानी आई जिसके अंदर कुत्ते बिल्ली को इंसान बना के पढ़ाने की कोशिश की। जब बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया तो उसके लगा ये सब चीजें तो फर्जी है, उसने उनको देखना बंद कर दिया। उसके बाद बस्ते का वजन जैसे ही बढ़ा तो बस्ते के वजन के बढ़ने में पेरेंट्स को भी लगने लगा यार कि ये तो कहानी किताब पढ़ के बर्बाद हो रहा है। वो एक अलग मसला है कि कहानी किताबें कैसे करिकुलम कोर्स को मजबूत करती है, लेकिन एक आम जो स्कूल है, एक आम पालक है, उसकी इच्छा है कि वो तो 95% 100% लाए, बाकी कुछ गुना करे। घरों के आकार बदले, घरों के आसपास के मैदान बदल गए, न्यूक्लियर फैमिलीज के साथ में रिश्ते खत्म हो गए। आप देखिएगा आने वाले 5 साल में बहुत सारे परिवार में किसी में मौसा नहीं होगा, किसी में फूफा नहीं होगा, किसी में जीजा नहीं होगा। दिलीप जी, हम आप आपसे एक बात समझना चाहते हैं कि ये बात तो कही जा रही कि साहित्य जब से कम हुआ है बच्चे कल्पनाशील कम होंगे, रचनात्मक कम होंगे, इसके दोनों पक्ष हैं। लेकिन क्या ये बात भी सच है कि बिना साहित्य के जो समाज हम बना रहे हैं उसमें बच्चों में करुणा, प्रेम, संवेदनशीलता, नैतिकता, टॉलरेंस, ये सारी चीजें भी कम होंगी जो एक अजीब सा समाज बनाएगा? आप इसको कैसे कल्पना करते हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद की समाज की? आलोक जी, सॉरी जी सॉरी, एक इंटरनेशनल पेडागोजी है, वो कहती कक्षा 5 तक का जो कोर्स है उसकी केवल 4 जरूरतें होती है। बच्चा शब्दों को पहचाने, वर्णमाला को पहचाने और उसका इस्तेमाल कर सके, अंक को पहचाने, उसका इस्तेमाल कर सके, रंग और आकृति को पहचाने, उसका इस्तेमाल कर सके, और चौथी चीज है मानवीय रिश्तों की संवेदनाओं को महसूस कर सके। हमारे जो करिकुलम बुक्स है उसके अंदर फर्स्ट 3 थिंग्स पे तो बहुत सारा ध्यान है, एक्सरसाइज है, सब कुछ है, लेकिन 4th थिंग शून्य की ओर जा रही है। और उसका मुख्य कारण है जो मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं कौन हूं, मैं उसको जानने के लिए एलन मस्क की एक फर्जी मशीन पे डिपेंड हूं। अरे दिलीप भाई कौन है, दिलीप भाई खुद जानते हैं ना, मैं उससे क्यों पूछूंगा यार, आपके दोस्त जानते हैं। सही बात है।
तो आभासी जो छद्म दुनिया है, वो छद्म दुनिया में आपको फंसाने का तरीका भी, कारण भी ये है कि आप जो आसपास की आपकी जो समस्याएं है ना, बेरोजगारी है, महंगाई है या और कुछ है, इन सब से मुक्त रहो। आप एक अजीब आलम में खोए रहो कि देखो आज ग्रोक ने मेरे बारे में कहा तो मैं पास पड़ोस में अम्मा पापा सबको बता दूं कि नहीं, एलन मस्क भी जानता है हमको, जी दिलीप भाई। जबकि वो आपको बिल्कुल नहीं जानता है। सॉरी ये नहीं तो आलोक भाई, आपने जिन मूल्यों का जिक्र किया कि क्या बाल साहित्य की अनुपलब्धता में बच्चे संवेदना से दूर हो जाएंगे, रचनात्मकता से दूर हो जाएंगे, सिर्फ इससे ही नहीं दूर होंगे, वो और भी बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित होने वाले हैं। एक तो बातों बातों में पंकज भाई ने बताया, अभी आजकल के बच्चे आप उनसे पूछना शुरू करिए तो बहुत सारे रिश्ते, फूफा कौन है और ममेरा चाचा कौन है और ममेरा भाई, यही नहीं बता पाएंगे। आप पूछिएगा 8-10 साल के बच्चों से तो वो अंकल और आंटी के बियॉन्ड नहीं जानते हैं संबंधों के बारे में। बस यही है, बड़ा समेट दिया है। आपने जो बात कही उसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ रहा हूं, और बिल्कुल ये कंज्यूमरिज्म का ही कमाल है कि बच्चे आज, अंग्रेजी का तो जो कमाल चल रहा है, मैं भाषा विरोधी नहीं हूँ, हर भाषाएं पढ़िए, मैं खुद 7-8 भाषाएं पढ़ता, जानता, समझता, लिखता हूँ, मैं भाषाएं खूब पढ़िए आप, लेकिन अंग्रेजी जो एक पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन के और हमारे माइंड स्पेस को ऑक्युपाई करती गई, उसमें हमारे सामने रस्किन बॉन्ड साहब आ गए, रोल्ड डेल साहब आ गए, जेके रोलिंग मैडम आ गई, और बाजार ने कभी बताया ही नहीं कि इसके दिगर कोई साइकिल भी चला रहा है, कोई चकमक भी चला रहा है, कोई नंदन भी है, कोई टपकी और बूंदी के लड्डू भी लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने बताया नहीं। कोई बता नहीं रहा तो कोई जान नहीं रहा, जान नहीं रहा तो खरीद नहीं रहा। तो ये तो एक विशेष साइकिल है, हिम्मत करके उसको कोई तोड़ेगा तो चीजें आने वाले समय में बदलेंगी। मैं क्या कह रहा हूं, इन मानवीय संवेदनाओं के अलावा बच्चा कहाँ पिछड़ रहा है वो मैं बता रहा हूं। आपने, मेरी आपसे बात हुई थी आलोक भाई ने कहा था डोरेमोन और शाकालाका बूम बूम की दुनिया में बच्चे फंतासी वर्ल्ड में जी रहे हैं। आजकल जो उपलब्ध है टीवी पे या ओटीटी पे, वो बच्चों को हकीकत से भी बहुत, बच्चों के लिए कल्पनाशील होना आवश्यक है, बट यथार्थ की जमीन पे बच्चा कभी खड़ा ही ना हो तो क्या होगा? आने वाली दुनिया की जो चिंताएं, संघर्ष जिनका सामना वो करने वाला है, उनके सामने वो टिक नहीं पाएगा, वो हिल जाएगा। उनको कुछ ऐसी कहानियां भी हों जो बताएं कि आज के दौर में किस तरह से अपने आप, अपने किरदार का निर्माण करना है। आज के दौर में बताए कि यार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनसे भी बाहर हटना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। मजहब के ऊपर बच्चों को कौन बताएगा? हिंदुस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी और डाइवर्सिटी की बातें उनको कौन सिखाए? कोई कहानी ऐसी हो जो सहजता से, सरलता से, दायित्व बोध के साथ ये बातें बच्चों तक पहुंचाए। कोई पहुंचा नहीं रहा। पंचतंत्र के जमाने में ये खतरा नहीं था, आज के जमाने में खतरा है। बच्चों जैसा कच्चापन लेके, बच्चों जैसा अनगढ़पन लेके कोई इसे लिखे और पहुंचाए, ये आज के बाइल साहित्य लिखने गढ़ने वालों की दुनिया का एक बड़ा मसला होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धनंजय जी, एक कहा जा रहा है कि आप जो राजा रानी की कहानियां लिखते हैं, बेताल बत्तीसी लिखते हैं, या अकबर बीरबल या तेनालीराम की कहानियां लिखते हैं, अब उन बच्चों की उसमें रुचि नहीं है, और माता पिता कहते हैं जिंदगी में उनके काम भी नहीं आएगा। वीडियो गेम्स है या टीवी है या टैब है या मोबाइल है, ये डिजिटल दुनिया जो है वो आने वाला भविष्य इन्हीं का है, इसलिए इन कहानियों में से बच्चों को निकाल के वो उस तरफ ले जा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये देखिए, आज जो पॉपुलर चैनल, जैसे साहब ने कहा, दिलीप जी ने कहा, डोरेमोन का नाम लिया। डोरेमोन में क्या है? एक बच्चा है, उसके पास एक मशीन है। आप कहानी के थीम को समझिए। जो हीरो है वो पिट रहा है, हीरो पिट रहा है, उसके पास एक मशीन है जो जिता रही है उसको। अब आप गणेशा फिल्म पे आ जाइए। गणेशा फिल्म में क्या है, जो बहुत पॉपुलर फिल्म है बच्चों की? बच्चा पिट रहा है, उसके पास गणेशा है। आप देखिए, मजबूरी समझिए बच्चे के मन की। वो अपने आप को कहीं स्ट्रेंथन नहीं पा रहा है, वो चाह रहा है कि उसको कोई टूल मिल जाए। मैं बोल रहा हूं ना, ये उसकी हार नहीं है, ये समाज की हार है कि समाज के पिता बच्चों को स्थान नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों के स्थान पर खुद बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि बच्चों की जिंदगी वो खुद जिए, वो 90% लेकर आए, वो दौड़ में फर्स्ट आए। आज आलोक जी, जो बच्चा ग्राउंड में खेलने जाता है वो हारना सीखता है कि हाँ, मुझसे भी श्रेष्ठ लोग हैं। और जो बच्चा वीडियो गेम खेलता है वो जीतता है वीडियो गेम में, माँ से, पिता से, दादी से। पर जब दुनिया में हार जाता है तो पंखे पे टंग जाता है।
तो बच्चे को हारना सिखाना चाहिए, बच्चे हमेशा जीते। मैं इस बात को समझ बिल्कुल नहीं पाता कि बच्चे के मन को पढ़े बिना, बच्चे जैसा बिना बिना, जैसे एक मुनव्वरा का शेर है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। बहुत बढ़िया धन जी। तो मैं अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं, अगर आप लोग परमिशन दें तो 10 मिनट इस डिस्कशन को आगे करना चाहता हूं। अगर आप लोग परमिशन दें तो एक बार और आप लोगों के पास आना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल मैंने बिल्कुल, आप लोगों से स्वागत है। अनुमति सिर्फ आधे घंटे की ली थी, लेकिन इतना अच्छा लगा है डिस्कशन के, मैं सिर्फ एक बार 10 मिनट और आप लोगों का लेना चाहता हूं। पंकज जी, मैं 2-3 चीजें एक साथ आपसे समझना चाहता हूं। पहला, रीडिंग हैबिट ये जन्मजात होती है, ऐसे पनपाया जाता है? दूसरा, क्या परिवार, समाज, स्कूल, ये तमाम लोग, इनकी क्या भूमिकाएं होती है रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने में? मैं बदमाशी में 2-3 सवाल आपके साथ एक साथ पूछ रहा हूं। तो रीडिंग हैबिट्स, दूसरा अच्छा साहित्य पढ़ने से बच्चा कैसे बनता है? प्लीज इन सब का देखिए, जवाब आपको दे एक दीजिए। होता है कि पढ़ना, देखना, सुनना, बोलना, उसके बाद लिखना, ये एक सीखने की सतत प्रक्रिया है। और परमपिता परमेश्वर जिसको धरती पे भेजता है उसको ये चारों स्वाभाविक गुण देता है। किसी की आवाज मधुर हो जाती है, किसी के चित्र बनाने का सलीका सुंदर हो जाता है, कुछ शब्दों को जोड़कर अच्छे कहानी कविता बनाने लगता है। ये कुछ नैसर्गिक होता है और कुछ परिवेश का होता है। जहां तक पठन क्षमता की सवाल बात रही, देखिए होता क्या है, ये डिपेंड करता है उपलब्धता पर। आप बहुत बड़े बड़े इंसानों को देखेंगे, पढ़े लिखे लोगों को, आप उनको बोलो कि मेरी एक किताब आई है, वो किताब लेंगे, उसको फर्र करके पलटेंगे, फिर उसको मोड़ देंगे, फिर उसकी पुंगी बना देंगे। ये एक आम समाज की धारणा है। हमने मध्य वर्ग में भी एक किताब के साथ कैसे डील किया जाए वो सिखाया नहीं। अब बंगाल में आप ले लीजिए, खासकर कोलकाता में, उसके बाद में महाराष्ट्र में पुणे के आसपास का इलाका ले लीजिए, या केरला का इलाका देख लीजिए, जहां पर सालाना बुक फेयर लगते हैं, वहां समाज का बड़ा हिस्सा फिक्स पैसे रखता है कि मैं 1000 रुपए का किताब खरीदूंगा। और दिल्ली के नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में हर आदमी जाना चाहेगा। वर्ल्ड बुक फेयर में 1000 रुपए इसलिए जेल में डाल के जाना खाएगा कि यार घूम के थक जाएंगे तो मुझको छोले भटूरे खाने। ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, हमने पठनशील समाज बनाने की जो अवधारणा थी उसको हम पाठ्य पुस्तक पे ले आए। हमारे घर में एक्स्ट्रा करिकुलम बुक्स की कोई जगह नहीं थी। दूसरी चीज है कि धनंजय भाई जिन घटनाओं को बार बार कह रहे हैं, उनको मैं बताऊं कि आज का जो एक अच्छा बाल साहित्य है उसमें हिंसा, किसी को मारना, गाली देना, जेंडर वाइज, ये होना ही नहीं चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। लेकिन इंटेंशनली जो अच्छी किताबें जो छाप रहे हैं, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट या बहुत सारे प्रकाशक, वो इन सब चीजों को गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वो क्या रहा है, हमारा जो डिजिटल मीडिया का वर्ग है उसको उपभोक्ता चाहिए। उसको चाहिए कि जो मेरा उपभोक्ता है उसके दिमाग का नियंत्रण मैं अपने हाथ में रखूं। इसलिए उसको वो खेल दे रहा है, तू जानवर को मार, तू गणेशासरी का मार, हीरोइज्म। ठीक है। तो पठनशीलता जो है हर बच्चे में नैसर्गिक होती है। जो दिलीप भाई बोल रहे थे ना, 8 लैंग्वेज का बहुत सारा देश में विवाद चल रहा है। मैं बचपन में से स्कूल में पढ़ा हूं जहां हर साल एक भाषा पढ़ते थे। मैंने 1 साल बांग्ला पढ़ी, 1 साल मराठी पढ़ी, 1 साल गुजराती पढ़ी, और तीनों में भी काम करता हूँ। तो मैं अपने अनुभव से और मेरे साथ के सैकड़ों बच्चों के अनुभव से दावा करके कह सकता हूँ कि जो बच्चा होता है उसको आप जितना बौद्धिक श्रम कराएंगे वो सबको सहन करेगा। देखिए, आपको उदाहरण दूं, एक गवर्नमेंट स्कूल में या पब्लिक स्कूल में टीचर ने बोला जाके स्टाफ रूम से कॉपी का बंडल उठा लाओ। क्या कोई बच्चा महसूस करता है कि उनको चपरासी बना दिया गया? कंपटीशन होता नहीं मैं जाऊंगा, या चौक का डिब्बा ले आओ। बच्चे की मानसिकता बहुत अलग है। लेकिन बाहर का मीडिया दिखाएगा कि बच्चे को चपरासी बनाया गया, उसे झाड़ू लगवा दी गई। हम सब लोग अपने स्कूलों में खूब गमले लगाए, पंकज जी, सफाई किया। आपके एक सवाल है। श्रीमती जी। आशा
तिवारी जी आपसे पूछ रही हैं कि आप इतने लंबे समय तक रहे हैं, कुछ अच्छी किताबों का नाम जरूर बता के जाइएगा बच्चों के लिए। बच्चों के लिए मैं तो आपको दावा करूंगा कि आप नेशनल बुक ट्रस्ट का कैटलॉग उठाइए, उसके अंदर हिंदी और अंग्रेजी कुल मिला के करीबन 2800 किताबें होंगी। कोई भी किताब आपको निराश नहीं करेगी और हर आयु वर्ग के लिए, है ना। और कोई अच्छी किताबें, राजा जो कंचे खेलता था, धनेश के बच्चे ने उड़ना सीखा, है ना, मैं के सारी गली गली निरंकार देसेव की कहानियों का संकलन, ऐसी बहुत सारी। दिलीप भाई की एक बड़ी सुंदर कहानी की किताब है, आप पढ़िए, कितना सहजता से उसके अंदर बाल मन को हम उसमें कुछ बताया नहीं गया है। देखिए एक चीज जानिए, हर बच्चा चाहता है उसके जीवन में एक पल हो जिसमें वो कहे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जबकि वो खेल रहा है, कूद रहा है, पेड़ पे चढ़ रहा है, चिड़िया को देख रहा है, पत्थर चला रहा है, लेकिन उससे सवाल पूछा जाए तो बोले मैंने कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं का सुख हमारे पाठ्य पुस्तकों ने, हमारे पेरेंट्स के दबाव ने उस पर खत्म कर दिया। अदरवाइज हर आदमी पढ़ना चाहता है। दिलीप भाई इस चीज के गवाह हैं। आलोक जी, एक 2 मिनट की घटना सुनाता हूँ। कोविड के समय जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, तब हमने दिलीप भाई की मदद से एक प्रयोग किया था दिल्ली में, जो दिल्ली का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर था। उसमें हमने 2000 किताबों के साथ लाइब्रेरी शुरू की। और सरकारी क्वारंटाइन सेंटर था, मान के चलिए उसके अंदर 90% वो लोग थे कि जो या तो ड्रॉप आउट थे, या कम पढ़े लिखे थे, या जिनका पढ़ने में यानी पाठ्य पुस्तक के बाद उनका कोई वास्ता नहीं रहा। लेकिन वो जब हमने किताबें वहां रखी, एक एक किताब को 20-20, 25-25 लोगों ने पढ़ा। और उन क्वारंटाइन सेंटर में जो झगड़े होते थे, मैं अकेला रह गया, मेरा फलाना हो गया, मेरे को देखने नहीं आ रहा, वो सब खत्म हो गया था। ये प्रयोग इससे पहले हमने गाजियाबाद के अस्पताल में भी किया था। तो जब देखिए क्या होता है, किताब जब आप तक पहुंचती, देखिए किताब क्या है, डेमोक्रेसी है, विकल्प देती है आपको। किस चीज का विकल्प देती है? हर चीज का। मैं कौन सी भाषा पढ़ूं, मैं किस लेखक को पढ़ूं, मैं किस विषय को पढ़ूं, मैं किस प्रकाशक को पढ़ूं, मैं किस टाइटल को पढ़ूं, किसको नहीं पढ़ूं, किसको पूरा नहीं पढ़ूं, किसको पूरा पढ़ूं। पूरा पढ़ के बोल दूं ये घटिया था, किसी को थोड़ा सा पढ़ के बोल दूं बहुत अच्छा था। एक डेमोक्रेसी की ताकत जो है उस देश की किताबें होती है। और जिस घर में पठनीयता है उस घर में डेमोक्रेसी रहती है। और डेमोक्रेसी वाले घर के जो बच्चे होते हैं उनके पास में बड़े होने के साथ में, ग्रोइंग एज के साथ में विकल्प होते हैं कि वो आगे चल के क्या क्या पढ़ें। और मैं बहुत सारे टीचर्स के साथ, हजारों टीचर्स के साथ में कम से कम 500 वर्कशॉप की हूँ केवल इस पे। और मैंने उन पे स्टैब्लिश किया कि नॉन टेक्स्ट बुक जो है वो टेक्स्ट बुक का सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है। वो आपको बेहतर पढ़ना सिखाती है, वो आपको बेहतर सोचना सिखाती है, वो आपको बेहतर सवाल करना सिखाती है, वो आपको बेहतर एक्सप्लेन करना सिखाती है। मैं कौन हूँ, मेरा दोस्त कौन है, उसके लिए मुझे गुरु क्रुक की सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है। यदि हम किताबों पे रहते हैं तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरा सवाल है दोस्त क्या। पुणे से, ये धनंजय जी के लिए होना चाहिए था लेकिन उन्होंने पूछा दिलीप जी से, इसलिए मैं दिलीप जी से पूछ रहा हूँ। दिलीप जी, इसका सॉल्यूशन क्या है? बच्चे के हाथ से टैब और कंप्यूटर निकाल कर कैसे किताब दें? ये सवाल है पुणे से, जहाँ के धनंजय जी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है दिलीप जी से पूछिए। ओके, सो बेसिकली मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। करीब 4-5 साल पहले की बात है, और ये शायद बेंगलोर की घटना है, जहाँ पे एक 8वीं क्लास की बच्ची का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और वो टीवी देख रही थी और शायद पूरा दिन टीवी देखती रही। और ये बात कहीं जुड़ेगी भी, धनंजय जी की बात से जुड़ेगी, जब धनंजय भाई ने कहा कि बच्चों को हारना भी कोई सिखाए, बच्चों को अभाव भी कोई सिखाए। और इसी बात से मैं आगे, वो बहुत मतलब मेरे दिल के बहुत करीब की बात कही धनंजय जी ने। उसकी माँ आई और उसने डांटा, बोली कि क्या कर रही है, पूरा दिन से टीवी देख रही है, और रिमोट छीन लिया। और वो खबर अखबारों में छपी थी, वो बच्ची गई ऊपर से सुसाइड कर लिया। पहली बात तो है कि 8वीं क्लास की बच्ची को सुसाइड करना जैसा कुछ होता है ये उसको पता है, ये इसे दुनिया ने सिखाया, माँ बाप ने नहीं सिखाया होगा, कुछ ऐसा देख पढ़ सुन रही होगी कि उसको इस तरह की कॉन्सेप्ट, अवधारणा का ज्ञान होगा। कितना भयावह है उसके आसपास की उसको आत्महत्या जैसी। तो एक तो ये, दूसरी चीज क्या हुई, बाद में पता चला कि बचपन से लेके 8वीं क्लास तक उसके माँ बाप ने उसे किसी चीज के लिए मना ही नहीं किया था, कभी डांटा ही नहीं था। वो इतना तंग आ गए 8वीं क्लास में रिजल्ट आने के बाद, जब वो बच्ची दिन भर देख रही थी टीवी, इतना तंग आ गए कि जब डांटा, होता क्या रहा उस बच्ची के साथ, बच्ची ने कहा पिज्जा खाना है, तो माँ बाप ने कहा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, पिज्जा, अरे पिज्जा भी खाओ और बर्गर भी खाओ, ये फ्रेंच फ्राइज साथ में ले। वो अभिभावक
अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे अभिभावक बनते रहना चाह रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा पेरेंट हूँ, लेकिन उनके बच्चे ने अभाव देखा ही नहीं, पराजय जाना ही नहीं, ना कभी सुना ही नहीं, और जैसे अभाव से ना से उसका सामना हुआ, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिलना बंद हुआ, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। ऐसे बच्चे आप सोच के देखिए कि कल को बड़े होंगे और इस क्रूअल वर्ल्ड में अपना पहला कदम लिखेंगे, यहाँ की जटिलताएं, यहाँ की समस्याएं, यहाँ की चुनौतियों से कैसे आमना सामना कर पाएंगे। आज हम बात करते हैं कि कोटा फैक्ट्री हो गई है, फलाना ये हो गया है, यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, पर हम क्यों नहीं देखते कि ये जो जहर है, इसका बीज बच्चों की जिंदगी में किस उम्र में बोया गया, ये हमको देखना समझना पड़ेगा। हमारी किताबें इस समस्या का समाधान है। हम पंकज भाई ने बिल्कुल सही कहा। आप नैसर्गिक प्रक्रिया सीखने की क्या होती है, 3 चरण होते हैं। सुनना सबसे पहला होता है, दूसरा बोलना होता है, और सबसे आखिर में लिखना होता है। जानवर लिखता भी नहीं भाई, वो तो खाली सुनता और बोलता है। हम तो फिर भी, आप ध्यान दीजिए, हमारी लोकाचार की परंपराओं में भी बच्चा पैदा होता है, तमाम जो भी चीजें होती है उसमें सबसे पहले बच्चे के साथ पहली रीति रिवाज कौन सी होती है, श्रवण संस्कार। कान में गुरुजी आके उसको कुछ बोलते हैं, कोई शुभ वाक्य बोलते हैं, कोई गायत्री मंत्र बोलता है। मतलब हमारे ऋषि महर्षियों ने भी इस बात का ध्यान रखा, इस बात को समझते हैं, लेकिन ये सुनना सबसे जरूरी है, और इस बात को हमारे दादा दादी नाना नानी समझते थे, इसलिए सबसे पहले बच्चों को अभ्यास डाला गया सुनाने का। अब वो गायब है, इसकी जिम्मेदारी बाजार उठाएगा कि नहीं उठाएगा, अभिभावकों को और कुछ संवेदनशील लिखने वालों को उठाना पड़ेगा, और इस गैप को भरना पड़ेगा, तब शायद आने वाले समय में चीजें बेहतर हों। धनंजय जी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर रखी गई है। कैसा साहित्य लिखेंगे बच्चों के लिए, बताइए। बच्चों के साहित्य में एक बात देखिए आलोक जी, आप थोड़ा पीछे जाइए कि पहले बड़ों का आदर क्यों था। बड़ों का आदर इसलिए था कि एक बच्चे से पिता को अधिक मालूम था। एक बच्चा हर ज्ञान के लिए पिता पर निर्भर था। पापा अब मैं क्या करूं, पापा अब मैं क्या करूं। अब पापा बच्चे से पूछता, बेटा मैं क्या करूं, ये देख जरा गूगल आता क्या है, तो इसके क्या करूं। आज बच्चे को लगता है कि मैं पापा से अधिक जानता हूं। तो ये जो पर्सनालिटी क्लैश है, इसको बड़े बारीक से समझना पड़ेगा। अभी आप देखिए आजकल के बच्चों में हिंसा कितनी बढ़ गई है। आपने देखा उनके वीडियो को, कभी हमने देखा नहीं। वो बच्चा गोली मारे जा रहा है एक आदमी को, 40-40 गोलियां मार रहा है। जब वो वास्तव में मारता है ना, वो सिर्फ उसकी एक पुनरावृत्ति होती है। मुझे याद है जब हम दोस्तों लड़ते थे तो आके बढ़ते थे ऐसा करके कि झगड़ा हो गया मेरे दोस्त से। मैं लड़कर आया हूँ, जीत कर आया हूँ, पर मैं उदास हूँ कि झगड़ा हो गया मेरे दोस्त से। आज के बच्चे 15-15 साल के बच्चे हत्याएं कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। वो 100 बार हत्याएं कर चुके हैं वीडियो गेम में। यदि मुझे आज बाल साहित्य लिखने का अवसर हो तो मैं ऐसा कुछ शुरू करूंगा। मैं ही बताऊं, मैं शुरू से स्पोर्ट्स में भी रहा। आज मेरी अवस्था वैसी नहीं है कि मैं दौड़ सकूं, पर आज भी खाली ग्राउंड में जाता हूं ना, तो 2 दिन बाद मेरा मन करता है कि मैं हाथ पर चलाना शुरू करूं, अपने पुराने माझी को याद करूं। तो आज जो एक खालीपन जो आ गया है ना, आजकल दादियां भी तो मोबाइल देख के ही कहानी सुना रही। चलिए, आने वाले समय में आप अच्छी कहानियां लिखिएगा और बच्चों को फायदा मिलेगा। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि तुमको निहारता हूं मैं सुबह से कहता हूं कि रितंबरा, बच्चों अब की जगह शाम तो हो कोई रही ना है ले। पर मन है कि नहीं भरा। आप लोगों से बात की मैंने, फिर विशेष अनुमति लेके 10 मिनट और बात की, लेकिन मन जो है, जैसे दुष्यंत जी का नहीं भरा था रितंबरा से, वैसा मेरा मन भी आप लोगों से भर नहीं रहा है। लेकिन समय की अपनी चुनौती होती है, अपनी सीमा होती है। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। और मैं मानता हूँ कि डिबेट, कोई भी परिचर्चा तभी सार्थक होती है जब उससे कुछ व्यक्ति लेके जा सके। और जिस तरह सवाल लोगों ने पूछे हैं, मुझे लगता है कि दिलीप जी की बात हो या पंकज जी की बात हो या धनंजय जी की बात हो, और किसी एक परिवार को भी सार्थक लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी, और वो अपने बच्चे के साथ कुछ अच्छा कर सकें, तो मेरा आज का डिबेट और आप लोगों की सलाह सार्थक होगी। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक आभार। यू।